हेलो दोस्तों, लेके आ गए हैं आपके लिए सोशल स्टडीज़ का एक और नया चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ जिसका नाम है अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको। यहाँ एक पिक्चर शो हो रही है। यह पिक्चर 1968 की मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के 200 मीटर रेस की है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि दो कैंडिडेट नेशनल एंथम के टाइम अपना हेड डाउन किए हुए हैं और अपनी फिस्ट को ऊपर करे हुए हैं और शूज रिमूव किए हुए हैं। इस पिक्चर को देखते हुए आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, नेशनल एंथम में ये अपने हेड क्यों डाउन किए हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों प्लेयर का नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है। ये अफ्रीकन अमेरिकन थे। ये शूज़ रिमूव करके इस बात को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि इनकी कंट्री किस तरीके से ब्लैक पॉवर्टी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही है। ऐसा करके ये इंटरनेशनल अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिस्ट ऊपर करके ये बताना चाहते थे कि अगर हमको भी प्रॉपर इक्वलिटी और राइट्स दिए जाएं, जैसे एक वाइट टोन स्किन पर्सन को मिल रहे हैं, तो हम भी कंट्री के नेम को ऊपर कर सकते हैं। अब सबके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा हो, ये अफ्रीकन और अमेरिकन का क्या कनेक्शन है? तो आइए जानते हैं। 17वीं सेंचुरी से अर्ली 19वीं सेंचुरी में अफ्रीकन को अमेरिकन लाया गया था क्योंकि अफ्रीकन पर्सन ब्लैक टोन्ड स्किन कलर के होते हैं, इसीलिए इनको अमेरिकन से सेपरेट रखने के लिए एफ्रो अमेरिकन का नाम दिया गया। इनकी ब्लैक टोन्ड स्किन के कारण ही इन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या कलर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। यही डिस्क्रिमिनेशन के लिए इंटरनेशनल अटेंशन पाने के लिए स्मिथ और कार्लोस दोनों ने ओलंपिक मेडल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में नेशनल एंथम के टाइम शूज़ रिमूव किए और फिस्ट ऊपर करके खड़े रहे। और इस चीज़ का सपोर्ट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन ने अपने शर्ट पर ह्यूमन राइट बैच पहन के भी किया, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे। इस हरकत के कारण कार्लोस और स्मिथ को गिल्टी करार दिया गया और रूल वायलेशन के कारण उन दोनों के मेडल भी वापस ले लिए गए और इसका खामियाजा नॉर्मन को भी भुगतना पड़ा। नेक्स्ट टाइम के ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से नॉर्मन को खेलने का मौका नहीं दिया गया। बट द गुड थिंग इज दैट दे सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट। तो ये स्टोरी हमें एफ्रो अमेरिकन के साथ होने वाले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बताती है। इस स्टोरी से हम ये समझ पा रहे हैं कि कैसे एक अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया गया ऑन द बेसिस ऑन हिज स्किन कलर। अब हम समझेंगे डिफरेंस, सिमिलरिटी एंड डिवीजन के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम डिफरेंस को समझेंगे। मैक्सिको की स्टोरी में हमने सोशल डिवीज़न और सोशल इनइक्वालिटीज़ को देखा कि कैसे एफ्रो अमेरिकन्स को उनके कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका को लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन के कारण किस तरीके से देश में क्राइसिस जनरेट हुए। तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो रहा है, जबकि दूसरी कंडीशन यानी बेल्जियम और श्रीलंका में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है। तो इस बात से हमें यह समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन अलग अलग मैनर में होता है। कहीं पर कलर के बेसिस पर डिफ्रेंसिएशन है, तो कहीं पर लैंग्वेज के बेसिस पर, तो कहीं पर रिलीजन के बेसिस पर। और इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक कंट्री के अंदर सिविल वॉर जैसे क्राइसिस पैदा होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ओरिजिन ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशन। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफ्रेंसिएशन आता कहाँ से है। जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम डिफ्रेंसिएशन को फील करते हैं, जैसे एक बच्चा मेल है या फीमेल है, टॉल है या शॉर्ट है, फिजिकली एबल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है। बट सभी डिफरेंसेस हमारे बर्थ टाइम से नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंसेस हमारी चॉइस से भी आते हैं। एग्जाम्पल, आप किस भगवान को मानते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम चुनने चाहते हैं, किस ऑक्यूपेशन को चाहते हैं। तो
इस बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि सारे डिवीज़न सोशल डिवीज़न तो नहीं होते हैं। सोशल डिवीज़न सिमिलर पीपल को तो यूनाइट करते हैं, पर डिफरेंट कैटेगरी वाले पीपल के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सेम रिलीजन में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि कास्ट सेम नहीं होती। और रिलीजन और कास्ट सेम हो भी गए और कोई पर्सन रिच है या कोई पर्सन पुअर है, तो उनके बीच में भी डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। तो इस बात से हमको यह समझ में आ रहा है कि हमको अलग अलग बेसिस पर लोगों ने, ये सोसाइटी ने डिफरेंशिएट करके रखा है। कहीं पर डिफरेंशिएशन का बेसिस लैंग्वेज है, तो कहीं पर डिफरेंशिएशन का बेसिस कलर है। नाउ कम टू द टॉपिक ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। सोशल डिवीज़न एक सोसाइटी में तभी देखने को मिलता है जब लोगों के थॉट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी उनके थॉट में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। आइए ज़रा अच्छे से समझते हैं। मैक्सिको की स्टोरी में हमने देखा कि यूएस में डिवीज़न का मेन बेसिस कलर डिफरेंशिएशन था। इंडिया में कुछ टाइम पहले सोशल डिवीज़न का बेस SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी का होना था। सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन दलित ने फेस किया है इंडिया के प्रीवियस टाइम में। ST, SC और OBC को वो बहुत सारे राइट नहीं अवेल हो पाए थे, जो कि जनरल कैटेगरी वाले लोगों को मिलता है। तो यही कारण था कि लोगों के थॉट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन आ गया था। वह पर्सन जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, उसके थॉट्स बहुत ज़्यादा हाईली एवेल्यूएटेड होते थे, जबकि ST और SC और OBC ये तीनों कैटेगरी के थॉट्स बहुत ही ज़्यादा नीचे होते थे। तो इन दोनों को सेम लेवल पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। इस कॉन्सेप्ट के तहत ST, SC, OBC को हर एक फील्ड में रिजर्वेशन देना चालू किया गया। चलिए सोशल डिवीज़न को थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो यहाँ पर अपन दो कंट्री के बारे में बात करेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड। कहने को तो दोनों कंट्री पहले से ही क्रिश्चियन रिलीजन है, बट यहाँ पर दो टाइप के क्रिश्चियन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैथोलिक्स एंड सेकेंड वन इज़ प्रोटेस्टेंट्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड की। नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे। नॉर्दर्न आयरलैंड में पाए जाने वाले कैथोलिक्स बहुत ज़्यादा पुअर होते थे इन कंपैरिजन टू प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट इस बात का फ़ायदा उठाकर कैथोलिक्स को डिस्क्रिमिनेट करने लगे और पुअर होने के कारण कैथोलिक्स को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था। वहीं हम दूसरी कंट्री नीदरलैंड की बात करें, यहाँ पर भी सोशल डिफरेंस तो था, बट कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों में रिचनेस और पुअरनेस में इक्वलिटी थी। इस कारण से नीदरलैंड को डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ रहा था। तो इस केस में हमने देखा नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में जो बेसिस था डिफरेंशिएशन का वो सेम था, पर नॉर्दर्न आयरलैंड में रिचनेस और पुअरनेस में काफ़ी डिफरेंशिएशन होने के कारण कैथोलिक्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जबकि नीदरलैंड में रिचनेस और पुअरनेस लगभग इक्वल थी। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना। तो इस बात से हमें यह समझ में आ रहा है अलग अलग टाइप की कंट्री में अलग अलग टाइप का सोशल डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन एंड डिवीज़न का एक मेन कारण माइग्रेंट्स का पाया जाना भी है। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर माइग्रेंट्स। तो जो लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या वर्क के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट होके जाते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होते हैं फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑन पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट्स। क्योंकि वो दूसरे कंट्री से होते हैं तो वहाँ का कल्चर इस नई कंट्री के कल्चर से काफ़ी अलग होता है। तो ये भी एक कारण होता है जिस कारण से डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन सोशल डिवीज़न। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार को बनाए रखना चाहती हैं और कभी कभी यह पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए सोशल डिवीज़न का भी सहारा लेती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सपोर्ट गेन करने के लिए उसी रिलीजन के फेवर में काम करती है जिनसे कि उनको मेजॉरिटी मिलने वाली है।
क्योंकि पार्टी मेजॉरिटी रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है सोशल डिवीज़न का। आइए एक बार नॉर्दर्न आयरलैंड के केस को पॉलिटिकल डिवीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में 53% प्रोटेस्टेंट थे और 44% रोमन कैथोलिक्स। जो प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप था वो यूनियनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता था, जबकि कैथोलिक्स नेशनलिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे। जो नेशनलिस्ट पार्टी थी यानी जिसमें कैथोलिक्स थे, वो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड बाकी आयरलैंड के हिस्से के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि वह कैथोलिक डोमिनेंट कंट्री था। जबकि यूनियनिस्ट वांट टू मर्ज नॉर्दर्न आयरलैंड विथ यूके, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टेंट की मेजॉरिटी थी, ये डोमिनेंस था। फिर एक वॉर होता है, नेशनलिस्ट वर्सेस यूनियनिस्ट। ये वॉर 1998 में नेशनलिस्ट और यूके के बीच पीसफुल ट्रीटी के साथ खत्म हो जाता है। एट लास्ट हैप्पी एंडिंग। जो प्रॉब्लम नॉर्दर्न आयरलैंड ने फेस की, वही सेम प्रॉब्लम यूगोस्लोविया ने भी फेस करी, पर अफसोस यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। यहाँ पर हुई हॉरर एंडिंग, यानी कंट्री यूगोस्लोविया 6 इंडिपेंडेंट कंट्री में डिवाइड हो गया। ये दोनों ही केस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस को बताते हैं, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी सोशल डिवीज़न में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, 3 डिटर्मिनेंट्स। ऐसे 3 फैक्टर जो कि रिजल्ट है पॉलिटिकल डिवीज़न का। द फर्स्ट थिंग इज़, लोग अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से देखते हैं। क्या लोग अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन से जोड़ के देखते हैं? क्या वह लोग अपनी आइडेंटिटी को लैंग्वेज से जोड़ के देखते हैं? सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से देखते हैं। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में लोगों ने अपने आप को एज अ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट देखते थे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देखते थे। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर लोग अपनी आइडेंटिटी को कंट्री की आइडेंटिटी से देखें। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं किसी रिलीजन से अपने आप को ना जोड़ते हुए मैं अपने आप को इंडियन कंसीडर करूं, तो ये एक कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ सेकेंड थिंग इज़, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी डिमांड को किसी कम्युनिटी के फेवर में उठाते हैं या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में उठाते हैं। अगर यह डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहकर ही उठाई जाए तो बहुत अच्छा है, वरना जैसे इंडिया में आज हमें देखने को मिल रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, ऐसे बहुत सारे मुद्दे या बहुत सारे रीसेंट फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टी का ही एक प्रकार का रोल होता है। जब पॉलिटिकल पार्टी किसी एक रिलीजन को फेवर कर कर दूसरे रिलीजन को फेवर नहीं करती है, तो ऐसे मुद्दे हमें देखने को मिलता है। तो ये सेकेंड थिंग हमें ये सिखाती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ही ये सब काम करने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने की सलाह नहीं देता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट फैक्टर इज़, गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे को कैसे ट्रीट करती है, ये कैसे हैंडल करती है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों कंट्री में लैंग्वेज इशू था। दोनों का इशू, दोनों की प्रॉब्लम सेम थी, पर दोनों कंट्री का डिसीजन अलग अलग था। जहाँ श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, वहीं बेल्जियम में हर एक लैंग्वेज को अपनी एक सेपरेट मान्यता दे दी गई। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के हैंड में था कि आप कंट्री को किस तरीके से हैंडल करते हो। रिजल्ट ये निकला कि श्रीलंका में जहाँ सिविल वॉर जैसी कंडीशंस जनरेट हो गई, वहीं बेल्जियम जो है वो ठीक ठाक तरीके से रन होने लगा।